हाय गाइस। तो आज एक टॉपिक पढ़ेंगे कार्डियक आउटपुट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, आपके प्रॉफ के लिए। एंड डेफिनेटली समहाउ और द अदर ये टॉपिक पूछा जाता है। इन माय प्रॉफ ऑल्सो एक लॉन्ग क्वेश्चन इस पर आया था। तो लेट्स सी क्या क्या होता है, कैसे कैसे होती हैं चीज़ें, एंड हाउ यू शुड राइट इन योर एग्जाम ताकि आपका स्कोर अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं। कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट ना आप बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हो। एक बेसिक चीज समझो कि कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है टोटल ब्लड फ्लो। टोटल ब्लड फ्लो। इस बेसिक आइडिया को हमेशा याद रखो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब एक टर्म कई बार आ जाती है कार्डियक इंडेक्स, इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है कई बार, राइट। ये डेफिनेशन एज सच आपकी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, राइट। तो कार्डियक इंडेक्स होता है जब आप कार्डियक आउटपुट को सरफेस एरिया ऑफ बॉडी के टर्म्स में लिखते हो। अब क्यों कर रहे हैं ऐसे? क्योंकि कार्डियक आउटपुट इज नॉट अ कांस्टेंट नंबर। वो मेल में डिफर करेगा, वो फीमेल में अलग करेगा, वो एज के साथ भी डिफरेंट करेगा। अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे एज और कार्डियक आउटपुट का, तो यू विल सी कि एक एज तक तो बढ़ रहा है, ठीक है। अराउंड 10 की एज तक बढ़ता है हमारा कार्डियक आउटपुट, फिर वो कम हो जाता है, राइट। सो व्हेन वी से कि 5 लीटर पर मिनट होता है कार्डियक आउटपुट, तो ये हम एक एवरेज ले रहे हैं। अब देखो कि कार्डियक आउटपुट डिफाइन कैसे करोगे। कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट कैसे करोगे, डिफाइन कैसे करोगे। तो कार्डियक आउटपुट इज नथिंग बट हार्ट रेट, एच आर लिख दो, इनटू मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डियक आउटपुट इज हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब इससे हम आगे समझते हैं कि कार्डियक आउटपुट एक तो हार्ट रेट पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको। एक कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। हम देखेंगे कि हार्ट रेट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है और स्ट्रोक वॉल्यूम किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स में लिखना होता है आपको एग्जाम में भी, ताकि एग्जामिनर का टाइम आप बचा दो, वो कम एफर्ट में आपको अच्छे नंबर दे दे, राइट। तो अब देखो, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब देखते हैं हार्ट रेट। ये तो समझ आ गया, हार्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। दिस मेक्स सेंस। अब हार्ट रेट कैसे बढ़ता है? तो हमारा जो हार्ट रेट है ना, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एएनएस। एएनएस क्या होता है भाई? एएनएस होता है ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है, बॉडी अपने आप ही कर रही है चीजें, ठीक है। अभी मैं कहूँ कि नहीं मेरा हार्ट रेट बढ़ जाए या कम हो जाए, तो ऐसा क्या हो जाएगा? नो, ठीक है। क्योंकि वो मेरे अंडर नहीं है, मेरा वॉलेंटरी कंट्रोल नहीं है उस पे। इट इज अंडर इनवॉलेंटरी कंट्रोल, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो टाइप होते हैं, एसएनएस एंड पीएनएस, राइट। एसएनएस इज सिंपैथेटिक, पीएनएस इज पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है। हार्ट रेट बढ़ा, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, क्लियर। पीएनएस दैट इज सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को कम करता है, और इसलिए कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द कार्डियक आउटपुट। हार्ट रेट ने कैसे अफेक्ट किया कार्डियक आउटपुट को, तो जल्दी से रिकॉल करो। एएनएस के अंडर है हमारा हार्ट, ठीक है, हार्ट बीट, हार्ट रेट। उसके अंदर भी दो चीजें होती हैं, एसएनएस और पीएनएस। एसएनएस आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है, ठीक है। ये आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो ना कि इमरजेंसी सिचुएशन आई, ठीक है। एक डॉगी भाग रहा है आपके पीछे, अब जल्दी जल्दी भागोगे, हार्ट रेट हार्ट बीट सब बढ़ जाता है ना, तो हार्ट रेट बढ़ गया। पीएनएस में इसका उल्टा कर लो। अब बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की। स्ट्रोक वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्डियक आउटपुट के, या कार्डियक आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रोक वॉल्यूम के, राइट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, जब हम हार्ट रेट को कांस्टेंट रख रहे हैं, राइट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा, कार्डियक आउटपुट बढ़ा। अब देखते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे चेंज होता है, किन किन फैक्टर से स्ट्रोक वॉल्यूम अफेक्ट होता है। क्यों जानना है? क्योंकि उसी से हमारा कार्डियक आउटपुट भी इन्फ्लुएंस होगा। अब देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए एक निमोनिक याद रखो, कैप।
कैप क्या है? कैप इज C for contractility, A for afterload, P for preload. अब इन चीजों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रीलोड क्या होता है। ठीक है, ये चीज आप एक बार देखो कि कार्डियक आउटपुट क्या है, टोटल टिश्यू का जो ब्लड फ्लो है। ठीक है, टोटल टिश्यू का ब्लड फ्लो कैसे समझ आएगा हमें? देखो, हमेशा ना जब भी आप सीवीएस पढ़ रहे हो, मेक श्योर यू हैव दिस डिब्बे वाला हार्ट जिसमें आप चीजों को आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारी राइट साइड, ये है हमारी लेफ्ट साइड। ठीक है, हमें पता है इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगी राइट एट्रियम में। ठीक है जी, राइट एट्रियम से जाएगा ब्लड राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में, लंग्स में इसको मिल जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा जो कि बहुत बड़ी एक ब्लड वेसल है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, यहाँ से चला जाएगा आपकी बॉडी में। सो राइट हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आया, लेफ्ट साइड से आयोटा से पूरी बॉडी में चला गया। तो ये होता है ब्रेन, हार्ट, हर जगह गया, कितने कितने परसेंट गया। सो दिस इज हाउ इट इज। अब हम देखते हैं प्रीलोड क्या होता है। प्रीलोड को समझो एक टर्म दैट इज वीनस रिटर्न्स। वीनस रिटर्न क्या होता है कि ये रहा हमारा डब्बा वाला हार्ट। ठीक है, ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। तो बॉडी से इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वीनस रिटर्न। अब क्या क्या चीजें हैं जो इस वीनस रिटर्न को बढ़ाएंगी? फर्स्ट इज काफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। काफ मसल आई होप आपको पता है, जो हमारी लोअर लिम्ब की मसल होती है। ठीक है, लोअर लिम्ब में जो लेग वाला पार्ट होता है, उसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, गैस्ट्रोक्नेमियस हो गया है ना, बेसिकली गैस्ट्रोक्नेमियस आपकी काफ मसल होती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड इज वन वे वॉल्व। हमारी पूरी बॉडी में सिस्टम ऐसा है ब्लड वेसल्स का कि वन वे वॉल्व है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ ही आएगा। ठीक है, जो बॉडी है उससे अपने ऑक्सीजन ले ली, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वन वे वॉल्व होगा, हार्ट की तरफ ही आएगा। ठीक है, एनाटॉमी से कोरिलेट करें तो वॉल्व्स जब आपके इनकम्पिटेंट हो जाते हैं, वॉल्व अच्छे से काम नहीं कर पाते, ठीक है, तो जो जो मैंने बताया वो नहीं हो पाएगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड वेरिकोज वेन जो हो जाती है अगर आपके वॉल्व्स इनकम्पिटेंट है। नेक्स्ट इज डीप फेशिया टू प्रोटेक्ट द वेन्स। तो ये सारे फैक्टर्स वीनस रिटर्न को बढ़ाते हैं। अब वीनस रिटर्न आ कहाँ पर है? तो हमने देखा कि बॉडी से यहाँ पर आ रहे, व्हाट इज दिस? दिस इज राइट एट्रियम, फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, तो एक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बच जाएगी। अभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्शन से पहले एक एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बच जाएगी, इसको बोलते हैं हम EDV, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अब देखो कि जितनी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगी उतना ही तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम देके इसको समझ लो। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि देखो समझो इसको, दिस इज योर हार्ट है ना, ये बात कर ली, यहाँ आया ब्लड, यहाँ आया ब्लड, लंग्स में गया, फिर यहाँ आया ब्लड, फिर यहाँ आया ब्लड। अब इसके बाद क्या? इसके बाद आयोटा में जाएगा, आयोटा से बॉडी में जाएगा। ये तो समझ आ रहा है ना? अब आयोटा में कैसे जाएगा? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, उसमें एक हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आपका ब्लड जाएगा। तो जितना ज्यादा हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि उतना ज्यादा ब्लड
कम ब्लड था तो कम कॉन्ट्रैक्ट करके भी चला जाता, ज्यादा ब्लड है तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आयोटा तक जाने के लिए। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जितना ज्यादा उतना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को हम एक टर्म बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी। हमने प्रीलोड और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को रिलेट कर दिया थोड़ा सा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि एक बार जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो उससे कितना ब्लड भेज दिया, है ना। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम भी तो हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। ये कैसे आया? ये तो कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन में था कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। सो नाउ यू गॉट कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा तो भी कार्डियक आउटपुट बढ़ा, है ना। प्रीलोड बढ़ा तो भी कार्डियक आउटपुट ही बढ़ा। बेसिकली प्रीलोड ही है ये, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो हम बोल रहे हैं ना, ये प्रीलोड ही है। अगर आपको याद हो तो ये जो हमने बात बोली कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है। ये सिंपली कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिपेंड करती है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पे। कैन यू रिकॉल दिस इज नथिंग बट फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ कि जितना जितना आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, लेंथ से भी रिलेट कर सकते हो, वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकते हो, एरिया से रिलेट कर सकते हो, है ना। तो एन डायस्टोलिक वॉल्यूम जितना बढ़ेगा उतनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स ये बोलना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी को अगर हमें मेजर करना है, बिकॉज आपने बोल तो दिया ये फैक्टर है, बट इस चीज को मेजर कैसे करेंगे? तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को मेजर करते हो आप इजेक्शन फ्रैक्शन। इसका एक क्लिनिकल कोरिलेट ये हो सकता है कि जब हार्ट फेल हो जाता है ना, तो हार्ट फेल का मतलब ये होता है कि ब्लड प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा उतना ब्लड अपनी बॉडी में, ठीक है। बॉडी में कैसे करेगा? पहले आयोटा में जाएगा फिर बॉडी में जाएगा। तो हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, ठीक है। अब ये ड्रग इम्पोर्टेंट है, वी विल स्टडी इन फार्मा इन सेकेंड ईयर, कि जो डिजॉक्सिन है ना, दैट हैज अ पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट। ये क्या होता है? ठीक है, पॉजिटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट का मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं आफ्टर लोड पर। आफ्टर लोड दो टर्म्स हैं। लोड मतलब होता है वेंट्रिकल, आफ्टर वेंट्रिकल। तो आफ्टर वेंट्रिकल क्या हो रहा है? हमने देखा था ना अभी, यहाँ तक आ गए थे हम। इसके बाद आयोटा में जाना था ब्लड और उसके बाद आपका जाना था बॉडी में, ठीक है। तो आफ्टर वेंट्रिकल्स क्या है? आयोटा। आफ्टर वेंट्रिकल्स क्या है? आयोटा। हम राइट साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए से याद रखो आयोटा प्रेशर, ठीक है। तो आफ्टर लोड बेसिकली क्या है? आयोटा। आफ्टर वेंट्रिकल क्या आता है? आयोटा। और आफ्टर लोड है क्या? प्रेशर, ठीक है। जबकि प्रीलोड क्या था? वॉल्यूम। ये भी याद रखना प्लीज। आप इसको ओम्स लॉ से रिलेट कर सकते हो दैट V इज इक्वल टू IR, है ना। तो जो फ्लो है, ब्लड फ्लो है, वो V बाय R है, ठीक है। फ्लो को रिलेट कर सकते हो आप अपने कार्डियक आउटपुट से। ब्लड फ्लो या ना टोटल ब्लड फ्लो का ही एक मेजर है कार्डियक आउटपुट। तो रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर लोड इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा। तो हमने तीनों चीजें देख ली, CAP वी हैव सीन, और हार्ट रेट को क्या क्या चीजें डिफाइन कर रही थी, अफेक्ट कर रही थी, ये भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि कार्डियक आउटपुट को मेजर कैसे करें। तो हम फिक्स प्रिंसिपल यूज करते हैं। वी यूज द फिक्स प्रिंसिपल जो कहता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन इज इक्वल टू आर्टेरियोवीनस ऑक्सीजन का जो एक डिफरेंस है इनटू ब्लड फ्लो। टोटल ब्लड फ्लो क्या है? कार्डियक आउटपुट ही तो है। तो कार्डियक आउटपुट को लिखना हो अगर मुझे, इसको मैं कह दूं कार्डियक आउटपुट, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन डिवाइडेड बाय AV ऑक्सीजन डिफरेंस, आर्टेरियोवीनस डिफरेंस, ऑक्सीजन डिफरेंस। तो ये देखो कि राइट हार्ट, ठीक है,
राइट हार्ट में हमारा क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली साइट है। फिर जब हम लंग्स में जाते हैं, तो ऑक्सीजन मिल जाती है, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन बढ़ गई, तो ये जो एक डिफरेंस हुआ उसी को हम बोल रहे हैं एवी ऑक्सीजन डिफरेंस, राइट। एक तो हो गया फिक्स प्रिंसिपल, सेकेंड इज इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकली यूज्ड मेथड टू कैलकुलेट कार्डियक आउटपुट। एक और मेथड यूज करते हैं थर्मोडाइल्यूशन या फिर डाइडाइल्यूशन मेथड, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट कार्डियक आउटपुट। आई होप यू understood it.